हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रा और लॉजिफिकेशन। मेनली जो हमारा फोकस है वो ब्रैग्स लॉ का है। डिफ्रैक्शन जो है वो आप जस्ट रिवीजन आपका पहले आपने पढ़ा होगा कि डिफ्रैक्शन के इसको ज़रूरी है ब्रैग्स लॉ और लॉजिफिकेशन में कब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। So basically diffraction is just बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊँ कि ट्रांसवर्स वेव जो है कोई भी डिफरेंट सोर्स से आपको प्लेन वेव जो है ट्रांसवर्स प्लेन वेव जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से अगर आ रही हैं तो उनका इंटरफेस जब अगर होगा जब वो दोनों वेव्स जो हैं वो अगर ओवरलैप करें एक दूसरे से। जब वो दोनों वेव्स जो हैं वो अगर ओवरलैप करें तो डिफरेंट कंडीशन जो हैं वो पॉसिबल हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि अगर तो दोनों वेव्स जो हैं वो इन फेज हैं तो वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनाएंगे और इन फेज का मतलब कि उनका एम्पलीट्यूड जो है वो ऐड हो जाएगा दोनों का। इसी तरह अगर तो दोनों वेव्स जो हैं वो इन फेज नहीं हैं, आउट ऑफ फेज हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनाएंगे, जो उनके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो होगा। सिमिलरली अगर तो उनका दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट है, इस केस में दोनों केस में एम्पलीट्यूड उनके दोनों वेव्स का सेम था, और अगर तो एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट है तो देन आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड डिफरेंट। सो ये था सिंपल डिफ्रैक्शन। ये आपको टर्मिनोलॉजीज याद होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और पार्शियल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। सो बिफोर हम डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सेस शुरू करें टॉपिक, मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा आपको उम्मीद है कि याद होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ की गई थी विजिबल लाइट के, और विजिबल लाइट जो है उसमें से पास की गई, और दूसरी तरफ जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था डिफरेंट कलर्स का वो प्रोड्यूस हुआ रिजल्टेंट। सो ये भी उसी के बेस पर है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। लेकिन मैं चाहूँगा अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो इस वीडियो को रोक के पहले थोड़ा सा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू कर ले, ज़्यादा टाइम वो नहीं लेगा आपका। सो अब हुआ कि जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में विजिबल लाइट पास की गई तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, और वो जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स का जो गैप था, उनका जो साइज था वो उस वेवलेंथ के बराबर था जो कि विजिबल लाइट के वेवलेंथ के बराबर, तभी डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। जब अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के दरमियान से अगर स्मॉल वेवलेंथ्स जो हैं, शॉर्ट वेवलेंथ्स कह लें, वो अगर पास होगी तो वो सिंपल कोई डिफ्रैक्शन उनको नहीं मिले, क्योंकि उनका डिफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग जो साइज था वो डिफरेंट था आपकी शॉर्ट वेवलेंथ से। तो इसका आइडिया सबसे पहले एक्सरेज, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज का आइडिया 1912 में वॉन लुई ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उसने ये आइडिया दिया कि क्यों ना कि एक एक्सरेज हम सोर्स से है वो अगर इंसिडेंट करवाएं एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास ऐसा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पर यूज़ होगा, क्योंकि हमें पता है कि लेट्स सपोज कि हमें एटम्स जो हैं वो डिस्क्रीट एलिमेंट यहाँ पर इसके अंदर हैं, और वो जो डिस्क्रीटनेस है वो एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ होगी प्लेन जो हैं उसमें। सो इसने कहा कि जो एटम्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें से अगर एक्सरेज इंसिडेंट कराए जाएँ तो हमारे पास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होगा दूसरे एंड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि इसकी वजह है कि अब हमें एक्सरे की जो वेवलेंथ्स हैं वो बराबर हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, वो एवरेज जो है इनका जो डी स्पेसिंग है या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, एटम्स टू एटम जो दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है
उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है मोर और लेस जो एक्सरे की वेवलेंथ है। तो वो जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है एटम्स का वो एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है एक्सरे में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जिस तरह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ग्रेटिंग यूज की गई उनका जो साइज था वो वेव लेंथ जो विजिबल लाइट जो वेव लेंथ है उनके बराबर था, तभी उनको डिफ्रैक्शन पैटर्न तो सेंड पे मिला। लेकिन एक्सरेज जो है वो बहुत स्मॉल है, उनकी वेव लेंथ हाई एनर्जी है लेकिन बहुत स्मॉल है उनका वेव लेंथ। तो उस इतनी स्मॉल है कि वो जो किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें हम यूज करते हैं कि जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस ऑफ जो एटम है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर है इस वेवलेंथ के। तो यही वो एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर एक एक्सरे ट्यूब इस्तेमाल की गई जो एक्सरे प्रोड्यूस करेंगी। कॉलीमीटर बेसिकली इन एक्सरेज को अलाइन करने के लिए है। यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूज़ किया वो है जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर डायमंड स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर इंसिडेंट की गई, फिर जो वेव्स एक्सरेज जो थी उन्होंने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया दूसरे एंड पे जो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें मिला डिफरेंट एंगल्स पर। अब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें क्या बताता है, ये इंफॉर्मेशन ही हम ऐसा ऐसा हमें समझ आएगी क्या कि किस मकसद के लिए। सो यही बात के जो एक्सेस की जो वेवलेंथ है वो बराबर है आपके जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस या डी स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स जो है उनके बराबर है। तो ये में पे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो हमें दे सकती है, ना कि हमें जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो कि वो जस्ट एक्स रे जो है उसके अंदर से पास कर जाएं और कोई डिफ्रैक्शन ना हो, ना ही जो रेस हैं इंसिडेंट वो इतनी स्मॉल हो कि वो एंगल ही कोई जो है उनके दरमियान जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है वो ज़ीरो हो जाए। ये हम देखेंगे ऐसे ऐसा आपको चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये बेसिकली एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट करके क्यों एक्सरे यूज़ की गई वो बताया गया। सो फर्स्ट आइडिया जो था वो वॉन लुई ने 1912 में दिया था। इसी चीज़ को लेके चले आगे ये वही बात रिपीट किया कि जो हमारे जो एटम्स हैं ये periodically हमारे पास प्लेस्ड हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है डी स्पेसिंग और जो डिस्टेंस बिटवीन द एटम है वो बराबर होना चाहिए वेव लेंथ ऑफ जो इंसिडेंट रेज हैं। ये हमारे पास एक ओवरऑल स्पेक्ट्रम है जो कि लाइट स्पेक्ट्रम है। इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक्सरे जो है, अच्छा अब इंटरएटॉमिक डिस्टेंस जो एवरेज इंटरएटॉमिक डिस्टेंस जो है वो है 3 to 10 एंगस्ट्रॉम और स्मॉल एंगस्ट्रॉम का है 10 टू पावर होते हैं, जिस तरह नैनो होता है 10⁻⁹, माइक्रो हो गया -6, तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो -10 होता है। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं कि जो एक्सरेज जो लाइज करती है उनकी वेव लेंथ जो है वो 10⁻10 के दरमियान सॉरी सो हमारे पास जो विजिबल रीजन जो आता है वो उसकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻6 जो है 10 वो हमारे पास इस रीजन में लाइक करते हैं। सो एक्सरेज जो हैं वो फिर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने में हेल्प ये कर सकते हैं। कैमरा जो बहुत स्मॉल है, कितने स्मॉल के वो जस्ट पास कर सकती हैं, वो डिफेक्ट नहीं करेंगे। सो अब वन इज अनदर थिंग कि इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है कि होता है कि जब जैसे ही इंसिडेंट एक्सरेज आई किसी भी एटम पर और यहाँ पर जो है
इलेक्ट्रॉन ने उनको एब्जॉर्ब करके उसी तरह ऑसिलेट किया और अपनी उसी तरह जो एनर्जी थी वो रिलीज कर दी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई एक्सरेज की, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड जो इसने रिलीज की, वो सेम होती है और इनकी एनर्जी सेम होती है, तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रिक स्कैटरिंग। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्सरेज एंड रिलीज अ न्यू एक्सरे हैविंग द सेम एनर्जी कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहते हैं इसको, और थॉमसन स्कैटरिंग भी कहते हैं। एनीवे ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी इलास्टिक स्कैटरिंग की। सो इसको मैथमेटिकली फर्दर जो लेके के साइंटिस्ट थे, बैक्स, दो साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया कि वो कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए तभी हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। एक तो वेवलेंथ हमें पता लगी कि वेवलेंथ जो है वो बराबर होनी चाहिए एटॉमिक डिस्टेंस के तरह। फिर जो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो हमें पता होना चाहिए विद इन रेंज में, तभी हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। तो और उनका जो पाथ डिफरेंस है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का, वो जो है वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई बाय एन लैम्डा होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, ये आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास जो पावर डिफरेंस तो रेस का है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं अगर एक वेव बनाता हूँ, ठीक है, और सेकंड जो है वो भी कुछ इस तरह की है, तो ये हमारे पास जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड, क्योंकि इन फेज है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनाएगा हमारे पास, तो ये एम्पलीट्यूड के जो है इसका ऐड होगा। लेट्स सपोज मैं इसी वेव जो है इसके वेव लेंथ जो है वेव्स है, इसको मैं हाफ वेव लेंथ जो है मैं अगर इसको पीछे शिफ्ट कर देता हूँ या आगे शिफ्ट कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसे पीछे शिफ्ट कर देता हूँ और ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इन फेज नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है, तो ये हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0 होगा। इट्स मीन कि मैं यहाँ पर हाफ नहीं जो पाथ डिफरेंस है वो सेटिस्फाई करना चाहिए इसको एन लैम्डा को। इट्स मीन कि मैं यहाँ तो इधर जो एन है वो 1 होना चाहिए, यानी कि पूरी वेव लेंथ है वो आगे शिफ्ट हो या पीछे, इधर 2 होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए, तभी फिर ये पूरे वेव्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनाएगी। तो पाथ डिफरेंस जो है वो हमेशा एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे जो कि यहाँ पर मैथमेटिकली है कि 2d sin थीटा। इट्स वेरी सिंपल, इसको प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, मगर ये आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सरे डिफ्रैक्शन का बैकग्राउंड क्या है और क्यों हम करना चाह रहे हैं, हमें क्या इन्फॉर्मेशन के फवाइद हैं आगे। तो ये बात जो है वो इसी में लिखी हुई कि पाथ डिफरेंस जो है रिफ्लेक्टिव बीम्स का वो जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा एन लैम्डा के, और इनका जो एंगल है वो एक सर्टेन एंगल पे ये इंसिडेंट करनी चाहिए, फिर ही हमारे पास जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनेगा। जो क्रिस्टल यूज है वो 3D ग्रेटिंग है, यानी 3 डायमेंशनल है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमें आगे जो मिलेगा वो हमें क्या बताएगा, क्रिस्टलोग्राफिक बताएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताएगा हमें मटेरियल का, और डी स्पेसिंग जो है वो हमें वहाँ से मालूम हो सकेगी। इस ब्लैक लॉ में एन जो है वो हमें पता है इंटीजर, थीटा इज एंगल, लैम्डा जो वेवलेंथ है इंसिडेंट एक्सरे की, और डे इज द इंटरप्लेनर स्पेस। सो हम इसको ब्लैक लॉ का जो है प्रूफ वो देख लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, हमें क्या पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, इसी चीज़ को मैंने नीचे लिखा है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने डी स्पेसिंग करके है कि हमारे पास लेट्स सपोज ये प्लेन्स है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी कहा गया। और यही हिस्सा क्रिस्टल प्लेन्स हमें और फर्दर जो इंसिडेंट
एक्सरेज हमने इस पे एक स्पेसिफिक एंगल पे हमने इंसिडेंट करवाई एक्सरेज, और वो एक्सरेज जो हैं वो इन एटम्स तो ए बी पर रिफ्लेक्ट बैक होंगी, तो हमारे पास डिफ्रेक्टेड एक्सरेज जो है हमारे पास दूसरे एंड पर डिटेक्टर होगा या फोटोग्राफिक फिल्म, जिसपे हमारे पास पैटर्न जो है डिफ्रैक्टिव पैटर्न जो हमारे पास बनेगा। अब हम देखें सिर्फ इन दो एक्सरेज को, जो कि कैरेक्टर ए पे ही रिफ्लेक्ट हुई, इस तरह बी पर हुई रिफ्लेक्ट हुई, और इनका जो पाथ डिफरेंस पहले हम निकालेंगे वो किस निकालेंगे। अब हमें पता है कि हम नज़र के ये जो दो एक्सेस हैं ये इक्वल पैरेलल हैं, ठीक है, इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी पैरेलल है दोनों, ठीक है। जो ओनली डिफरेंस जो अब हमारे पास आ रहा है एक्सेस का वो ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसमें खास तौर पे ये जो है ये एडिशन आ रही है हमारे पास एक्सेस की, हमने ये निकालना है, तो हमारे पास वो जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगी बेक्स लॉ की। सो हमें पता है कि इंसिडेंट ये वाला हिस्सा इक्वल है और रिफ्लेक्टेड बैक ये भी जो है रेज इक्वल है। ओनली जो एडिशन एक्सेस हमारे पास पाथ जो डिफरेंस आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, और ये वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन एटम पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ए सी पर और ए से डी पर। ये हमें पता है डी स्पेसिंग जो डी डिस्टेंस है इन एटम्स का। सो हमारे पास यहाँ से तो जो है जो पाथ डिफरेंस मेन आ रहा है वो हमारे पास है डी बी और बी सी, ये हमने निकालना है बेसिकली। तो इस ट्राइंग जो दो ट्राइंगल इसको मैं सेपरेटली यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो है बराबर है डी बी प्लस सी बी इज इक्वल टू एन लेमडा, क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट आ रही है जो हमने निकालनी है, बाकी जो है वो इक्वल हमने कहा कि इक्वल है और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये एडिशन आ रहा है हमारे पास। सो हमें अगर ये पता लग जाए तो हमारे पास पाथ डिफरेंस वो इक्वल हो जाएगा उसके। सो डी बी प्लस सी बी हमने निकालने, इनकी लेंस निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे कि हम दो ट्राइंगल्स यहाँ पर कंसिडर करें, एक है ए डी बी और दूसरी है ए सी बी। फॉर ट्राइंगल ए डी बी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा हम अप्लाई करेंगे, डी बी इज इक्वल जो बाय ए बी है, ए बी की वैल्यू हमें पता है डी है, तो हमने डी को यहाँ पर लेके तो डी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास डी साइन थीटा। सिमिलरली ए बी सी है ट्राइंगल, इसमें भी साइन थीटा जो सी बी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो बाय ए बी आ जाएगा, और ए बी की वैल्यू उसी तरह हमें पता है वो आ जाएगी डी साइन थीटा सी बी की। अब हमारे पास सी बी की और डी बी दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास सिंपल पाथ डिफरेंस जो है डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा तो टू डी साइन थीटा, ये हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन जो है वो आ गया पाथ डिफरेंस का लॉ। सो ये वो इक्वेशन है जो कि डिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई उसी वक्त होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो जब भी एक्सरेज आएंगे एक सर्टेन एंगल पे वो इंसिडेंट होनी चाहिए, और उनका जो इंटीग्रल मल्टीप्लाई जो वेवलेंथ है वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होने चाहिए, ना कि हाफ और जस्ट 1 और 2, और तभी फिर हमें आगे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है वो मिलेगी दूसरे एंड पे जो हमें डिटेक्ट होगी। इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी, अगर तो एंगल डी स्पेसिंग ज़्यादा है वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा, या वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल है, तो तभी डिफ्रैक्शन नहीं होगी। तो ये कंडीशन है जनरलाइज फार्मूला जो कि ब्रैग्स लॉ कहलाता है। और ये फर्दर इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ वेवलेंथ को बताने के लिए है कि हमारे पास एक सर्टेन एंगल पर एक्सरेज इंसिडेंट हुई, दो एटम्स और रिफ्लेक्ट बैक हुई, और उसी तरह दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये हमारे पास हाफ वेवलेंथ एक साइड पे बनती है और एक हाफ वेवलेंथ दूसरी साइड पे, तो ये टोटल जो वेवलेंथ बनती है 1 बनती है। इसी को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए परपेंडिकुलर को, तो नेक्स्ट जो होगी वो हमारे पास एक साइड पर
एक 1 लैम्डा होगा, दूसरे फिर पूरी वेवलेंथ 1 लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा बन जाएगी। वही बात है, इंटीग्रल मल्टीपल n लैम्डा होना चाहिए, ना कि हाफ लैम्डा हो या हाफ बाई 3 लैम्डा हो। तो यही बैक सिचुएशन में हमने देखा कि जो पावर डिफरेंस है वो n लैम्डा सॉरी। सो ये उसी का कंटिन्यूटी है। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा लार्ज इक्वेशन है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो बहुत ही सिंपल है ये भी, बाकी इसको हम डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, थैंक यू अभी के लिए।